ओके, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर हिस्टोग्राम भी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी है। अच्छा, अब हमें करना ये है, क्वेश्चन नंबर 35 रीड करते हैं। अच्छा, द डायग्राम शो द हिस्टोग्राम विच रिप्रेजेंट्स द हाइट्स ऑफ द प्यूपल्स इन अ स्मॉल स्कूल। ठीक है, एक हिस्टोग्राम है, ये स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसको मेजर कर रहा है। अच्छा, वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर है हाइट। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, ऑन योर ग्राफ पेपर कॉपी एंड कंप्लीट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहला क्या है 130 से लेकर 140 तक। अब 130 से लेकर 140 वाले की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो पता है। इधर देखो, हिस्टोग्राम जो बना हुआ है 130 से 140 के बीच में, इसकी हाइट कितनी है, 1 है। अगर मैं यूँ कह लूँ यहाँ पर हिस्टोग्राम की हाइट अगर देख लूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, चलो 130 टू 140, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है हमें। अब बैकवर्ड वर्किंग करके हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सबकी हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसमें 1, और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। अच्छा, अब रूल क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब मैं अगर क्लास विड्थ को वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ। ठीक है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ, देखो ये 130 से लेके 140 की क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ कितनी है, 10 है। तो फिर मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ, द फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी 10। बात समझ आ रही है सबको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अच्छा, अगर मैं क्लास विड्थ को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। ठीक है ना। अब मुझे जो है क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता है और क्लास विड्थ पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेकंड वाले में देखो, ये 140 से 150 जो है, इसकी हाइट कितनी है, 3 है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है। 140 से लेकर 150 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3, और क्लास वर्ड इसकी भी 10 है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 30। फिर नेक्स्ट है 150 टू 160, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 है, क्लास वर्ड इसकी भी 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। देन 160 टू 170, इसकी भी क्लास वर्ड 10 है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है इसकी, देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 है, या एग्जैक्टली देखें तो 3.5 है। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 35 हो जाएगा। अच्छा वन अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा जो है ना, ये डायग्राम क्लियरली नहीं बनी हुई है। अच्छा, दो अलग अलग हैं, ठीक है, थैंक यू। सही है, नीचे लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम थोड़े, डायग्राम में ये जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन नीचे देखो अलग अलग है। 155 वाला अलग है, 150 टू 155 है, 160 एक साथ नहीं है। अच्छा रुक जाओ, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। 150 से 155 है, देन 155 से 160 अलग है। अच्छा, पहले ये सारी क्लास वेट मैं लिख ही लेता हूँ एक दफ़ा, फिर 160 से लेकर 170 है, नीचे से कॉपी कर लेते हैं इसको, 170 टू 180, और फिर 180 टू 190। ठीक है। अच्छा, 150 से 155 ये चीज़ है ना, अलग अलग है। अच्छा ठीक है, ये पूरा एक साथ नहीं है। अगर 150 से 155 तक देखा जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 है, और 155 से 160 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है, यहाँ तक। तो इसकी क्लास विड्थ 5 हो जाएगी, इसकी क्लास विड्थ 10 है, इसकी भी 10, सॉरी 5 है। दो क्लास विड्थ 5 है, बाकी सारी 10 है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 160 से 170, 160 से लेकर 170 की क्लास वेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5। 170 से 180 की क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? ये आई थिंक यहाँ तक है। आप लोग भी प्लीज़ देख लें, डायग्राम थोड़ी सी क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर आपको आपके पास ज़्यादा विजिबल है तो देख लें उसमें से। ये 2 है, और लास्ट वाले 180 से 190 में 0.5 है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 35, then 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 and 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने जो है ये फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें नीचे फ्रीक्वेंसीज ही लिखनी है। जो हमने निकाला है अभी, इसको नीचे यूज़ करेंगे हम। कैसे यूज़ करेंगे? ये वाला लास्ट वाला कॉलम फिल करना है नीचे सिर्फ। 10 30 20 30, 30 20 30, 35 20 और 5, 35 20 और 5। ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। देखो, हिस्टोग्राम का बस इतना ही काम था यहाँ तक। हिस्टोग्राम का काम इतना ही था। हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए हमें क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। सही है। अब hence copy and complete the cumulative frequency table that represents the distribution। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करते हैं। 0 10। अच्छा, अब ये सारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये पहली जो 0 हो गई, उसके बाद 10 है। अब 10 प्लस 30, ये आ जाएगा 40। देन 40 प्लस 20 60, फिर 60 प्लस 30 90, देन 90 मतलब मैं अगर यहाँ भी बना लूँ अगर आसानी के लिए अपनी, तो ज़्यादा आसान हो जाए, करीब करीब है। 10, 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 20 60, then 90, then 125, then 145 और 150। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 150 स्टूडेंट्स ही थे ना इसके अंदर। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए हुए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कहते हैं हिस्टोग्राम मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। यहाँ तक सबने कर लिया? सब मेरे साथ हैं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा, अब हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब हम बनाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एच एक्सेस फॉर 130 टू 190। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाना है इसका और वर्टिकल एक्सेस बनाना है। अब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे इसको। देखो, ग्राफ पेपर बनेगा ही एक्यूरेट, जो मैं बनाऊंगा दैट विल नॉट बी एक्यूरेट, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 0 के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किससे करना है? 130 से। अब रूल ये है कि अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक फॉल्स ओरिजिन। फॉल्स ओरिजिन बनाना पड़ेगा और फिर आएगा 130। अच्छा, फिर 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर उसके बाद 140 के आएगा। फिर एक ब्लॉक मारेंगे लगाएंगे, फिर एक और ब्लॉक छोड़ के फिर 150 160। ठीक है, 130 से लेकर 190 तक हमें जाना था। एक एक सेंटीमीटर के बाद पहले 1 सेंटीमीटर पे कुछ नहीं आएगा, फिर दूसरे सेंटीमीटर पे 140 आएगा। ठीक है, लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आप लोग के पास जो ग्राफ बुक होती है, ग्राफ बुक पे यूं करके बॉक्सेस होते हैं। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा बॉक्स जो होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो दूसरे दो बॉक्सेस के बाद आपको मार्क करना है। इसी तरीके से वर्टिकली क्या करना है आपको? 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम 150 तक जाना है। 15 बॉक्स चाहिए होंगे ऊपर। 10। बिल्कुल, ग्राफ बुक जब भी ग्राफ बुक यूज़ करो ना, ये ग्राफ पेपर आपका होता है, तो आपको ग्राफ पेपर पूरा यूज़ करना है। नेगेटिव में देखो कुछ नहीं जाता। अब कोने से यूज़ करना होगा, बिल्कुल कोने से बनाना शुरू करना हमेशा, ताकि जगह कम ना पड़े। तो कॉर्नर से बनाना शुरू करो।
इनफैक्ट बॉक्सेस काउंट कर लो पहले ताकि जगह कम पड़े ही ना। 60 पूरा 150 तक जाना ही है वर्टिकली। और एक एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 प्यूपल, मतलब अब ये जीरो के बाद 10 20 30 बीच में गैप नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे पॉइंट्स मार्क करेंगे। अच्छा पहला क्या है, 130 पर क्या है, जीरो। 130 पर है जीरो। फिर 140 पर 10। फिर 150 पर 40। 155 पर 60। 160 पर है 90। 170 पर है 125। देन 180 पर 145। देखो ये सारे प्लॉट्स कर रहा हूँ मैं, पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ये वाले इस टेबल को प्लॉट कर रहा हूँ। 180 पर प्लॉट करना है 145। और 190 पर 150। अब इन सबको ज्वाइन करना है यूजिंग अ स्मूथ कर्व। देखो एस जैसा शेप बनेगा। रूल ये कर्व होना चाहिए, इसमें पॉइंटेड नहीं आना चाहिए। अगर ये पॉइंटेड आ गया ना कहीं से भी तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो है ना बिल्कुल स्मूथ कर्व होना चाहिए। पेंसिल से बनेगा ताकि ये बार बार थोड़ा मिटा मिटा के सही करना पड़ता है। अगर आपने पेन से बना दिया तो फिर आप सही नहीं कर सकोगे, जो बन गया वही बना हुआ रह जाएगा। तो इसलिए आपको जो है पेंसिल से हमेशा बनाना चाहिए ताकि आप उसको सही भी कर सको साथ साथ। ठीक है, तो ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देख लें जल्दी से सब ड्रॉ कर लें, आई एम वेटिंग। इंटरकोटाइल रेंज हम निकाल रहे हैं। इंटरकोटाइल रेंज का फॉर्मूला होता है अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल में क्या फ़र्क होता है, अगर आप ये देखो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि देखो ये 0 है और ये 100 है। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4। 1/4 यानी कि मैं अगर 4 हिस्से कर दूं उसके तो ये 25 50 75 और 100। अपर लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है कि पहला क्वार्टर कहाँ ख़त्म हो रहा है। पहला क्वार्टर ख़त्म हो रहा है 25 पर। मीडियन होता है दूसरा क्वार्टर। ठीक है ना। अब लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, मीडियन होता है Q2 और अपर क्वार्टाइल होता है Q3। ठीक है, अपर क्वार्टाइल होता है 75%, लोअर क्वार्टाइल होता है 25% और मीडियन 50%। ठीक है, एक हमारे पास पूरी रेंज होती है जिसमें से हम ये देखते हैं कि भाई जो पहला क्वार्टर है वो लोअर क्वार्टाइल है, दूसरा क्वार्टर जहाँ खत्म हो रहा है मतलब मिडिल है, ये क्या है, मीडियन है, और फिर तीसरा क्वार्टर जहाँ खत्म हो रहा है दैट इज अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अच्छा अब लोअर क्वार्टाइल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ अपर क्वार्टाइल निकालते हैं। इसमें होगा n मल्टीप्लाइड बाय 75%। एन आपका कितना है, एन है 150। 150 का 75%। 2.5। 112.5 जो है अपर क्वार्टाइल हुआ। अब अपर क्वार्टाइल निकालेंगे हम एक्चुअली 112.5 को मार्क करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। ये 112.5 है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉप लेके जाएंगे, एक सीधी लाइन लेके जाएंगे, जहाँ वो ग्राफ को टच करेगी वहाँ से इसको नीचे ड्रॉप करेंगे फिर। ठीक है, इस लाइन को अब नीचे ड्रॉप कर देंगे।
ठीक है बच्चों, मैं आप लोग अपने ग्राफ पे चेक करें, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बना रहा हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 168 के करीब आ रहा है कुछ। अच्छा, एक्चुअल ग्राफ पेपर पे कितना है बेटा? ये ग्राफ पेपर पे 166 कुछ आ रहा है। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैं वही कंसिडर कर लेता हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर के हिसाब से करें। इसमें आंसर्स की रेंज होती है। जब आपने ग्राफ पेपर भी बना रहे होंगे ना, तो किसी के ग्राफ पेपर 166 आ रहा होगा, किसी का 166.5 भी आ सकता है, 167 भी आ सकता है। एक दो पॉइंट आगे पीछे थोड़ा सा उन्होंने रेंज दी हुई होती है। एग्जैक्टली हर एक का बिल्कुल सेम आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी हो जाएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल है 166 माइनस लोअर क्वार्टाइल है 149। 17 आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 17। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस कर लें, कोई भी डाउट्स हैं किसी को, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, याद रखना जब भी ये रेंज दी हुई होती है 130 टू 140, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में हमेशा रेंज होती है, तो आपने किस पे प्लॉट करना है? अपर लिमिट पे। जैसे कि 140 पर क्या आया? 10 आया। 150 पर क्या आया? 40। फिर 155 पर देखो सबकी अपर लिमिट ली हुई है, सिर्फ पहले वाले की लोअर लिमिट जो होती है उस पर जीरो मार्क कर देते हैं। पहला 130 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 130 पर जीरो कर देंगे, और फिर उसके बाद से ये सारे शुरू कर देंगे, 140 पर 10, 150 पे 40 एंड सो ऑन। ये सारे पॉइंट्स पहले मार्क होंगे, फिर उनको एक स्मूथ कर्व के जरिए ज्वाइन किया जाएगा। ज्वाइनिंग जो होगी एक स्मूथ कर्व से होगी, फ्री हैंड से, स्केल से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती इसकी। ठीक है जी। अरहम आप कुछ कह रहे थे शायद, अली आसम, अली आसम आप कुछ कह रहे थे। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन हो रही है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ 1 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब 1 3 बार लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अनग्रुप डेटा में लिखूँ, 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब है 2 5 मरतबा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी तो बताई हुई होती है। अच्छा, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी खुद निकालनी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कब निकलती है? जब हिस्टोग्राम बनाने को आए। और और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकलती है जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालने को आए। ठीक है, अगर हिस्टोग्राम बनाने का आएगा, अगर कहेंगे ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो आप क्या बनाओगे? फिर आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे। और अगर बोला होगा ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो फिर आपको क्या निकालना होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? पुरानी फ्रीक्वेंसीज ऐड होती रहती हैं। देखिए 3 है, 3 पहली तो सेम हो जाएगी, पहली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव सेम होगी, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे 3 + 5, तो ये 8 हो जाएगा। और अगर ये 10 है तो 8 + 10 18 एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, तो आप उससे डिवाइड कर दोगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। देखो जो हिस्टोग्राम होता है ना, एक्चुअली असल में क्या है, ये सारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मतलब डाटा को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है ना। अब बात ये हिस्टोग्राम के अंदर जो है ना, ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के अंदर जो ये बार्स बनते हैं ना, हिस्टोग्राम में जितने ही बार्स बनते हैं, इस हर एक बार का जो है ना एरिया जो होता है, एरिया, ये एरिया फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब आप ये देखोगे कि ना, ये तो हम अगर ये हम सिर्फ अगर सिर्फ ग्राफ को देखते हुए आपको एक अंदाजा करना है कि किस कैटेगरी में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आप ये देखोगे कौन से बार की एरिया ज़्यादा है। ये इस बात से ज़रूरी नहीं है कि बार की हाइट ज़्यादा होने से उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी। अगर एक बार ऐसा पतला सा है लेकिन उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है,
और एक बार लेकिन छोटा है, लेकिन उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। अब आपको इन दोनों बार्स में देखते हुए ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये बार 1 की या बार 2 की, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? 2 की। बार 2 की। क्यों? क्योंकि टू एरिया ज़्यादा है। की अच- हिस्टोग्राम बात बताएं, जी, वन लास्ट बाउंड्रीज की यस फैजान। लास्ट हाँ, मिडिल वैल्यू फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, आपकी आवाज़ कट रही है। फैजान आई थिंक आपकी जो है कहते हैं इंटरनेट का इशू है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि क्लास क्लास बाउंड्री जो होती है उसकी मिडिल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से आती है कि देखो, जो पहली जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुरानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। देखो, पहली फ्रीक्वेंसी 3 थी तो क्यूमुलेटिव भी 3 हो गई। उसके बाद 3 में मैंने 5 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 10 ऐड किया 18 आ गया। मतलब मिडिल वैल्यू थोड़ी ले रहा हूँ मैं कहीं से भी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बस पुरानी, ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू बोल, सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो वो तो मीन निकालने के लिए काम आती है। अगर आपके पास रेंज वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें रेंज है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बस सिंपल ऐसे ऐड करने से आएगी सिर्फ। अच्छा, अब हम पार्ट डी पर आ जाते हैं इसके। सब वापस आ जाएं, प्लीज बी अटेंटिव अगेन। पार्ट डी पर आ जाते हैं। वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। यूज द फ्रीक्वेंसी टेबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हाइट इज ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर्स। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट की हाइट जो है 160 से बड़ी हो। अब 160 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो, 160 से ऊपर वाले, अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी टेबल देख लूँ, यहाँ देखो 160 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? ये 160 से ऊपर वाले ये तीनों हैं। 35 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, इस कैटेगरी में 20 है और इसमें 5 हैं। 35 और 20 कितने हो गए? 55 और 5 60। 160 से अबव, 160 से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं और टोटल 150 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट का, डी पार्ट का आंसर हो जाएगा, नीचे भी यही सॉल्व कर देता हूँ, चलो डी पार्ट को। डी पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 60/150। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने हैं मेरे? 60 हैं, ठीक है ना, और टोटल कितने हैं? 150, तो 60/150 हो जाएगा। अब ये फेवरेबल 60 कहाँ से आए? क्योंकि देखो बोला हुआ है यूज द फ्रीक्वेंसी टेबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स हाइट इज ग्रेटर देन 160। 160 से अबव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये देखो जरा। 160 से अबव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 160 से ऊपर वाले मैं अगर कैटेगरीज देखूं, ये 160 से अबव वाले ये तीन हैं, 35 हैं इसमें, 20 हैं और 5 हैं। 35 प्लस 20 कितने हो गए? 55 और 5 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 से ज़्यादा है, तो 60/150 आंसर हो जाएगा। फिर पार्ट ई में क्या बोला हुआ है? टू स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम। Calculate the probability that one has a height of greater than 170 and the other has a height at most 140। अब दो स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक की हाइट 170 से अबव हो। 170 से अबव वाले कितने हैं जरा ये देख लें हम। 170 से अबव वाले सिर्फ ये दो हैं, कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। 170 से अबव, ग्रेटर देन 170 कितने हैं? 25 हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा क्या? अदर हैज ए हाइट ऑफ एट मोस्ट 140, मतलब 140 तक हो, 140 या उससे कम हो। 140 तक कितने हैं? देखो ये 140 तक सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। 130 से 140 के बीच में 10 है, तो ये क्या है? लेसर देन और इक्वल्स टू 140, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मेरा आंसर क्या होगा? 25/150 मल्टीप्लाइड बाय 10/149, ये हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे।
मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करेंगे कि 10/149 पहले भी आ सकता है और 25/150 बाद में भी आ सकता है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो स्टूडेंट्स हम चूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक जो है उसकी हाइट 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और एक की हाइट जो है वो मैक्सिमम 140 हो, मतलब 140 के अंदर अंदर हो, बिलो या 140 तक हो। अच्छा, तो 170 से जो ऊपर वाले हैं, 170 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा ऊपर से। 170 से ऊपर कितने, 170 से 180 के बीच में 20 हैं और 180 से 190 के बीच में 5 हैं। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन बच्चे ये सवाल करते हैं सर ये 180 वाले क्यों ले हैं, तो बेटा ये 180 वाले भी जो है 170 से अबव हो गए ना, 170 से अबव वाले सारे लेने हैं आपको। ठीक है, तो ये 25 स्टूडेंट्स हो गए और 140 से नीचे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 25/150 मल्टीप्लाई बाय, अब 10/149 क्योंकि एक कम हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया है मैंने क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि दो स्टूडेंट्स में से कोई सा भी एक जो है वो 170 से अबव हो और एक 140 से छोटा हो। ये नहीं बोला हुआ है कि पहला वाला ही 170 से अबव होना चाहिए, तो मतलब इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब ये 25/150 है, ये वहाँ चला जाए और 10/149 यहाँ आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। 25/150 मल्टीप्लाइड बाय 10/149। स्टैटिस्टिक्स का जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें एंड में प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट जरूर होता है। 0.224 आ रहा है आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन में बोला हुआ है इसलिए मैंने फ्रैक्शन में कर दिया इसको। 10/447। वैसे नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला हो तो फ्रैक्शन या डेसिमल बोथ आर एक्सेप्टेबल।